अब वैसे ही होता है। देखो अब तो नया तुम अभी प्रोडक्शन यार स्टार्ट करा आपने, ऐसा आदमी हमने बैठाया पीछे, प्रोड्यूसर साहब हमारे, इसने माइक का मुंह बंद कर रखा। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बात चली हमारी, पता नहीं कहाँ वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, पता नहीं क्या क्या, एक रत्ती आवाज नहीं आई। पहला पॉडकास्ट था, इसकी गलती थी, इस पर ब्लेम डालते हैं। और आप बताइए। अच्छा जो, हाँ जो भी यहाँ बातें हमने, जैसे जो भी बातें मैं खास करके जो मैंने बोली है वो भी तो मजाक में तो क्या ही लेना, बट ये है कि विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यस, क्योंकि ये एक हिसाब से देखा जाए तो लूज टॉक ही है हमारी। हाँ कि ऐसा कुछ हमारे कोई ऐसा कुछ मतलब फ्रेंडली एक वे में बात करिए, कोई वैसा डिस्कसन हमारा कोई, हाँ हम एकदम प्रोफेशनल, हाँ कुछ जियो पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कशन। ये तो हमारा ये था कि जो आगे आने वाले एपिसोड जो होंगे उस हिसाब से, क्योंकि ये जो बंदा हमारे सामने बैठा है ये ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे जो, हाँ जी, ये टेक्नोलॉजी एलियन टेक्नोलॉजी, ये है हमारा, जो मैं इसे एक बात बोलता हूँ, ये हमारा है प्रीमियम कंज्यूमर, ये है फाइनल फॉर्म ऑफ स्लेवरी में जी रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे यही मटेरियलिज्म की परिभाषा हमने पूरे तरीके से जी रहा है। 25,000 रुपए का बिलीन में कमा लिया है, ना गर्लफ्रेंड के साथ गया है, ठीक, चौहान साहब के साथ गए थे, चौहान अपने प्रोड्यूसर साहब के साथ ही हो गया है। हाँ तो भैया हमें इस चीज में बोलते हैं कि हाँ हम मटेरियलिज्म के मतलब ऐसे नहीं, उसमें एंजॉयमेंट नहीं है, वो डोपामिन है हमारा कि हमें बढ़िया गाड़ी लेके जाना है, ऐसा करना है, तो वो है। हाँ तो ये मतलब विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट हाँ बात है इसमें। मतलब अगर क्लिप बनाएगा तो जैसे ही बनाएगा, आप लोग ना बनाइए। तो बस ये है कि भूल चूक माफ है, बोला भी नहीं होगा। हाँ जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कैमरे की तरफ देख के नहीं बोला, ताकि मैं बाद में मना कर सकूं, हाँ जी, कि मैंने की। तो भूल चूक माफ हो, कुछ गलती हो गई वो सुधारेंगे जी। और ये डिस्क्लेमर है वीडियो के पहले डाल देना, पहले डाल दिया है, हाँ पहले डाल दिया। तो ये हो गया है। सॉरी आपको सबको, थैंक यू आप सभी को। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज है हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट। तो बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे पॉडकास्ट करेंगे, तो फाइनली आज हमें मौका मिल चुका है एक पॉडकास्ट करने का। तो हमारे साथ है हमारे आज पहले गेस्ट विवेक गिंडियाल जी। नमस्कार। ये ओनर है इस जगह के, इस पूरे टाउन की फुल फॉर्म बता दीजिए आप, जो आपने बाहर पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, हम आपको एक क्लिप दिखा देंगे, उसकी फुल फॉर्म बताइए पहले तो आप। उसका मतलब है टेंपल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग नाउ। जी हाँ, तो टेंपल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग नाउ की मतलब एक अलग ही आप कॉन्सेप्ट मतलब है। हाँ ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो अभी मैं जिस हिसाब से बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ विवेक गिंडियाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ पे जुजुत्सु और बॉक्सिंग, एमएमए वगैरह सब सिखाते हैं। इनका यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर जो है कि खुला है, साथ साथ एक नया कैफे भी खुलने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा, मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा, बताइए सर। कहाँ से शुरू कराए? देखिए, शुरू करने के लिए इंट्रोडक्शन तो जरूरी नहीं कि प्राचीन काल से हो, लेकिन जिस फील्ड में अभी आप हैं, मैं उस चीज से जानना चाहूंगा कि कहां से शुरुआत हुई, अभी कहां पे है, क्या आगे है आपका? ब्लैंक। मतलब आगे का ब्लैंक है, पीछे का ब्लैंक है? पीछे का तो ब्लैंक है, आगे का पता नहीं, अभी देखते हैं। अरे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है ये बात। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप अभी जुजुत्सु सिखा रहे हैं, तो ये शुरुआत कहां से हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हमने करी थी 2015 में कर दी थी शुरुआत, सेकंड ईयर में अपने कॉलेज के। 2015 में? हाँ, मेरे दोस्त आपका जो त्रिभुवन है मेरा दोस्त, आप मिठे भी हमसे शायद, उसके साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था 2015 जुलाई। उसने 2014 जुलाई में स्टार्ट कर दिया था हमारे फर्स्ट ईयर के बाद। मैंने अपने सेकंड ईयर खत्म होने के बाद तब स्टार्ट किया। तो उसके मतलब जब आपने शुरू किया था तो आप श्रीनगर में थे या उत्तराखंड में, किस पार्ट में थे आप? नहीं, हमने देहरादून में स्टार्ट किया था साथ में। एक पुराना जिम, जी हाँ, एक पुराने कोच थे, ओल्ड स्कूल एमएमए सिखाते थे जी, उनके साथ ट्रेन करा हमने। फिर उसके बाद 2017 में जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई जी, उसके बाद मैं फिर बैंगलोर गया ट्रेन करने। तो बैंगलोर में आप रहे, आप कल्ट स्पोर्ट्स के साथ शायद जुड़े थे कभी? नहीं, कल्ट के जो फाउंडर हैं ऋषभ तेलांग, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उन्होंने ही मुझे इंटरव्यू से, क्योंकि मैं उस समय भी बहुत ही इग्नोरेंट थे, 21-22 साल की उम्र थी जी, हम भी नए शहर में गए थे जी। ऐसे ही तो हम इंटरव्यू के लिए गए कुछ और एक्सपेक्टेशन के साथ, उनकी कुछ और एक्सपेक्टेशन थी। फिर लेकिन जब मैंने 2015 में जब मैंने जुजुत्सु स्टार्ट किया था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जब श्रीनगर में ऐसा जिम जी, तो बेसिकली बात हो रही है श्रीनगर गढ़वाल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो वहां की ये बात हो रही है कि बाहर से आप मतलब सीख साख के मतलब पूरा एक प्रॉपर जो आदमी
नहीं नहीं, मेरा प्लान तो था जैसे अब 2025 में शुरुआत करने का। ये अच्छा, अब खोलने का जी, लेकिन जो 2019-20 में जो टुवर्ड्स द एंड जो लॉकडाउन लगा जी, उस टाइम पे थोड़ा जिम की हालत सबसे ज्यादा, क्योंकि वो हाँ जी, क्योंकि जो पेंडेमिक क्राइसिस आया था उस टाइम जो जिम विम की हालत थी वो काफी खराब थी जी। तो हमने ना 1-1.5 साल काफी स्पोर्ट्स में भी दिक्कत रही, फिर ट्रेनिंग करने के लिए भी काफी हो रहा जी, अब फिर घर आ गए तो फिर घर का माहौल वही, जिस माहौल को छोड़ के गए थे वही माहौल फिर से मिल गया, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। अब इस यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट उसमें लेके जाऊंगा। तो ये जो अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जी जी, ये कैफे अगर आप लोग देखेंगे तो मतलब अमूमन अब नीचे बैठने का कॉन्सेप्ट बहुत कम रह गया है। जी तो ये नीचे बैठने के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, नीचे बैठने का कॉन्सेप्ट तो ये फर्नीचर ही अभी इंडिया में ही 200-250 साल में होंगे शायद, जब पुर्तगाली आए होंगे 1700-1800 में। जी, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, एक तो 2 कल्चर इंडिया में जो यूरोप में फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन अब यहाँ ट्रेंड में आ गए हैं। जैसे हम यहाँ लोग जैसे घर के बाहर यहाँ जूते उतारते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ डस्ट है, बाहर वहाँ होती है, उनकी बर्फ रहती है जी, वैसे मिट्टी रहती, तो उनको आदत है कि बर्फ जैसे अपने घर के बाहर जाएंगे फिर वो अपने मतलब पैर को डस्ट करेंगे तो उनकी बर्फ नीचे जाएगी, लेकिन डस्ट में अंदर आए तो इस वजह से नीचे बैठने का कॉन्सेप्ट नहीं, वो जूते बाहर रखने, वो जो जूते बाहर रखने का है, ठीक। और नीचे बैठने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहले से ही सभी नीचे जी जी पहाड़ी कल्चर में, इंडियन कल्चर में हाँ, सभी नीचे ही बैठ के खाते। तो जो आपने देखोगे जो बूढ़े लोग हैं जी, जो अभी 80s 90s के आसपास हो, उनको कम नी पेन की दिक्कत है, कम नी की समस्या ज्यादा है, क्योंकि नीचे बैठने में फुल मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा बहुत, हाँ, ऊपर से एक मैं बोलूंगा बैक इशू, बैक पेन का भी काफी इशू जो जिससे मैं भी जूझ रहा हूँ, तो वो भी एक वो तो फिर आपका जो आपके हाथ में फोन है उसकी वजह से, अच्छा जो पोस्चर उसकी वजह से जो ये सब हो रहा है, तो ये काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या हुआ था, लॉकडाउन के टाइम हम लोगों ने पबजी वगैरह बहुत खेला, तो दिन भर हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे, तो उस वजह से थोड़ा एक हम का भी मुझे ऐसा फील लगता है कि यहाँ से हम जिस हिसाब से आप वर्कआउट करते हो सर, काफी इसमें स्ट्रेचिंग हाँ, तो थोड़ा सा आप मेरे को एक आप बता दीजिए, जो हमारे एक छोटे उम्र से लेके बड़े उम्र तक के लोग हैं, जैसे आप फिटनेस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं कई टाइम से, तो आपको इतना पता होगा, जैसे कोई वर्कआउट नहीं कर पाता, कई लोग जिम नहीं जा पाते, तो उनके लिए आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक छोटा वर्कआउट मतलब थोड़ा एक क्या बोलते हैं जिससे रोज में आप मतलब जैसे एज अ जैसे जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गए लोगों की, अब जो काफी सीमित हो गए उनका मूवमेंट, हाँ जी, तो उनके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि वो अपना दिन में जब भी उन्हें समय मिले, हाँ जी, 20-30 स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स मार सकते हैं तो पुशअप्स, थोड़ा माउंटेन क्लाइंबर्स, जब भी टाइम मिले 5 मिनट, इसमें ज्यादा टाइम मिले। अच्छा, इस चीज में मैं आपको पॉज करूंगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब भी टाइम मिले का मतलब आप जैसे हाँ, जैसे आप सुबह उठे, हाँ मतलब यही है, जैसे अब लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के आप करिए या शाम को करिए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि वर्कआउट का जो टाइम है वो क्या बेस्ट है? वर्कआउट को तो मेरे हिसाब से तो जब मौका मिल जाए वही सबसे बढ़िया है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अब तुम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारा अगर कोई जैसे कोई इवेंट की तैयारी कर रहे हो, तो उस हिसाब से तब हम थोड़ा टाइमिंग को लेकर थोड़ा वो हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि आप जितना आप जब भी आपको समय मिले आप लोग तब करिए। और बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, फ्री स्क्वाट्स मारने हैं, थोड़ा पुशअप्स वगैरह, तो ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको हाथ पैर चलाने हैं। और ये जरूरी क्यों है चलाने, ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे। क्योंकि अब देखो, शरीर हमारा है मशीन, मैकेनिक्स जैसे है कि अब जैसे जो कार चलती रहती है, हाँ जी, दिक्कत कम आती है। हाँ जी। अब खड़ी कार में बैटरी डाउन हो जाती है, बहुत चीजें हो जाती है, वही है। और जो मेन कारण है सारी बीमारियों का, जितनी मैंने अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी बीमारियां हैं, अगर वो बैक्टीरिया या वायरस से नहीं हो रही, जो आपकी बॉडी से जो इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं, अच्छा तो ये जो आ रही हैं, ये ज्यादातर आ रही हैं यही कि लोग अब सीमित हो गए अपने मूवमेंट को लेके, वर्कआउट कम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा डिस्फंक्शन की वजह से, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन की वजह से ये बीमारियां जो आपकी डायबिटीज हो गई और आपके जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादातर जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना भी मैंने अभी लिटरेचर, मैंने खैर क्या ही पढ़ा है लिटरेचर, बट जितना भी मैंने अभी पढ़ा है उतना जितना है, ये सारा है यही है कि मूवमेंट कम हो चुका है,
माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो रहे हैं सबको। हाँ जी, हाँ उस वजह से अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि बढ़ते दौर के साथ साथ अब थोड़ा सा टॉपिक हम लोग चेंज करते हैं, और हमारा पहला पॉडकास्ट है, हमको थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है इस चीज में, थोड़ा सा जी, जी। वो तो चलो उस चीज के लिए शायद पहले ही। हाँ जी, काफी थोड़ा कैमरा शायद भी है थोड़ा हमारे। हाँ कैमरा काइंड ऑफ, हाँ आदत नहीं है ये। आदत नहीं है, बिल्कुल यूज टू नहीं है इस चीज के, तो हम तो काफी हैं। तो मैं उस चीज में अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा सा पॉइंट हटके है, लेकिन अमूमन अब जो देखा जा रहा है लोगों में इनफर्टिलिटी, और जिस तरीके से मैं बोलूंगा कई वुमेन को, मेन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में, आफ्टर 30 सबके ही। जी जी। तो इसका मेजर कारण क्या हो सकता है? मेजर कारण यही है कि जब 25 तक की आपकी उम्र होती है, 25-30 तक, तब तक आपके जो ऑर्गन्स हैं जी वो ग्रो कर रहे हैं। 25 तक, 20 तक वो grow कर रहे हैं, वो हाँ जो सारे ऑर्गन वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनके पास उस समय क्या है, नया, अब इसे मेडिकल टर्म में क्या बोल रहे हैं, उनके पास नए टिश्यूज बनाने के लिए सामान है, वो मतलब स्ट्रेंथ है जी, स्ट्रेंथ है जी। अब वही, अब कुछ जैसे किसी चीज को, अब जैसे ही मशीन की बात है, अब किसी मशीन को आप ओवर यूज कर लें, बिल्कुल, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। तो ओवर यूज ये किस चीज में? ओवर यूज इस इन द सेंस कि आप ओवर ईटिंग में जा रहे हैं ये। ओके। जो आप ये बोल रहे हैं, जैसे जो Short term नहीं आदमियों को जैसे ये आ रहा है, आदमियों की जो इनफर्टिलिटी का इशू है, और जो औरतों में अब PCOS, PCOD, जी। ये शायद मिसकैरेजेस वगैरह भी काफी बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ चुके हैं जी, काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन इसका मेन रीजन अब वही आ रहा है ज्यादातर कि लाइफस्टाइल की, ये जो जंक फूड है, एक ये रीजन हो सकता है। नहीं, रीजन तो सब, ये सारी दिक्कतें लाइफस्टाइल, ये सारी दिक्कत आपकी लाइफस्टाइल को लेके ही है। ठीक। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक है। अब जो आप, अब मेरे हिसाब से तो जितना आप मतलब आपको अपने बॉडी के ऊपर काम करेंगे, जितना हाँ जी, आप में है अपना आपका कैलोरी इनटेक, हाँ जी, और अपनी कैलोरी बर्न करना, मतलब अगर आप खाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस हिसाब से आप उसको यूटिलाइज करें, बर्न करें। ऐसा भी नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर यह है कि जो आप लिमिटेड सब्सटेंस है जो अच्छा खा सकते हैं, आप जैसे ही अब ये USDA ने, यूएस की FDA ने, शायद US FDA ने अब नया फूड पिरामिड लॉन्च किया, जो उन्होंने जो इन्वर्टेड फूड अभी शायद लास्ट वीक ही लॉन्च किया उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने जो पुराना फूड पिरामिड था जिसमें कार्ब्स भरे हुए थे और प्रोटीन फैट्स ऊपर थे, अब उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। अब जो प्रोटीन फैट्स आपके जरूरी है, प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक चीज मैं इस पर आपको यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करूंगा, जैसे कि नए लोग जिम जाते हैं, जैसे हमने भी जब कई साल पहले जिम शुरू किया था, तो पेरेंट्स वे प्रोटीन को लेके काफी उसमें पड़ जाते हैं कि कहीं से वो देखते हैं, अब वो स्टेरॉइड्स में और इसमें थोड़ा उनको क्लैश हो जाता है, कहते हैं प्रोटीन। अच्छा, कई लोग ऐसी वीडियो भी बनाते हैं कि प्रोटीन, मेजरली वे प्रोटीन के ऊपर बात चलती है कि ये बहुत घातक है, ये ऐसा कर देगा, बच्चा मार देगा। देखिए, एक तरीके से तो है, तो वो प्रोसेस फूड ही, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो खराब है। मतलब खराब तो क्या ही होना है, मतलब अगर आप देखेंगे, हाँ जी, जितना आप होल फूड्स खा सके, ठीक, जितना आप जैसे नॉर्मल दाल चावल ये सब, होल फूड में आगे आपका जो जितना कम प्रोसेस्ड फूड हो, ठीक है ना। आप अगर आप चावल भी ले रहे हो तो आप ये भी देखिए कि वो कितनी बार धुला हुआ है। अच्छा, ये अगर जिसको देखना है, हाँ जी, अब जिसके पास टाइम नहीं है, जिसने नहीं करा, तो आप चावल कितनी बार धुला है, मतलब जो हमने धोया है, जो वहीं से जो पैकेजिंग से पहले ही जो उसमें क्या कितना है, कितनी पॉलिश हुई है, वो सब भी अब काफी, अगर आपको बिल्कुल माइन्यूट पे जाना है तो वो सबसे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, तो आप ये मतलब वे प्रोटीन नहीं, अच्छा वे, हाँ, तो वे प्रोटीन को लेके जो आपको सवाल है, ये सप्लीमेंट्स तो देखिए, जो एथलीट है उसको आप, इंडियन फूड है उससे तो सब, हाँ, मेरा वही पॉइंट है कि इंडियन फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट और क्या ट्रांस फैट, इन सब के अलावा बहुत कम ही प्रोटीन मिलता है। जी। अब ये खैर इंडिया की ये पहले से ही प्रॉब्लम रही है, अब क्योंकि अब 60-70s का जो टाइम था, जब नहीं था अनाज इंडिया में, जब नहीं था, जब अमेरिका से आता था, जी, हाँ, तो वो उस टाइम पता नहीं, वो 70s या 80s की बात हुई, तब उस समय काफी दिक्कत हुई लोगों को। अब वही कल्चर वैसा ही बन गया है। हाँ जी, इस चीज से अब हम थोड़ा अलग टॉपिक पे चलते हैं, जो अब थोड़ा सा ग्लोबल चीज पे आ जाते हैं, जो आज की डेट में टैरिफ बहुत सुना होगा लोगों ने। जी। टैरिफ, जो US टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पे, इतना परसेंट। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें टैरिफ का जो वर्ड है ये बहुत पुराना चलता आ रहा है, पता नहीं, एक थोड़ा अरेबिक वर्ड में भी आता था ये, इसके बारे में मैंने ऐसे सुना। तो ये वो सब छोड़िए, रीली देखी होगी एक पूरी वीडियो? नहीं, मैंने बाकायदा नीतीश राजपूत की एक वीडियो देखी है अच्छा। कि टैरिफ जो लग रहा है,
हाँ वर्ड का तो क्या है, लेकिन वर्ड को छोड़िए, ये टैरिफ लगाने का क्या आपके साथ मतलब क्या नहीं, ये तो टैरिफ तो कंट्री कोई दूसरी कंट्री पे इससे लगाती है कि जैसे अगर आप यहाँ से इंडिया से सामान किया, हाँ जी, वो 5,000 का सामान है, ठीक है, अब वहाँ उसमें 100% टैरिफ लगे, 200% टैरिफ लगे, तो 5,000 का सामान हो 10,000 का हो गया, 15,000। मतलब जो हम अपना सामान भेजेंगे उस पे टैक्स, जी, वो जब तक कस्टम तक है, वो जैसे आप वो होता ही है, जब तक कस्टम में है, जैसे इंडिया में कोई सामान आता है, इंडिया इंपोर्ट करते हैं तो वो कस्टम ड्यूटी जो देनी पड़ती है, वही कस्टम ड्यूटी वहाँ के लिए एज अ टैरिफ। तो जैसे जो वहाँ बेसिक साइंस, तो जैसे जो टैरिफ बढ़ा है, मतलब जैसे अब इंडिया सपोज 50% टैरिफ लगा दिया यूएस, जी जी 50% तो होता ही है मिनिमम, जिस हिसाब से देश लोग लगाते हैं। तो आप तो ये मतलब किस चीज पे लगता है? ये अब आपका सामान पहुंच गया वहाँ, नहीं ये कहाँ का, ये अब ये बताते, इसमें ये ऐसा होगा जैसे आपका सामान आ गया, नहीं कहाँ से आया, इंडिया से आपका सामान यूएस गया, ठीक है, हमारे से बता रहे 5,000 का सामान हो गया, हाँ, वहाँ पे अब वो टैरिफ लग गया उसमें। अब वही सामान जिसपे पहले 100% टैरिफ लगता था, 10,000 में बिकता था, तो लोग फिर भी ले लेते थे। अब उसी पे 200% टैरिफ लगेगा तो वो 15,000 का वहां बिकेगा, तो वहां जब सेल नहीं होगी तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर होगा वो नेक्स्ट शिपमेंट कम करेंगे, तो तब यही यहाँ के लोकल उसमें प्रेशर लगाते हैं कि ठीक जितना कम टैरिफ हो, ट्रेड वाले चाहते हैं कि जितना कम टैरिफ हो, जितना कम। तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इसका क्या मतलब है? हाँ, तो ये तो कंट्रीज जो इकोनॉमीज होती हैं अपने आप एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए ये लगाती हैं, जो अच्छा अच्छा सामान होता है, जैसे किसी को अब ये इंडिया में है डिमांड फूड की, तो यूएस चाहता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनका, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो यहाँ पे आ जाए। जी जी, नहीं आज आ तो रहा ही रहा है, जो आपका आलमंड्स इतना वहां से इतना सस्ता आता है, तो वो वहां से चाह रहे हैं कि जो हमारे वहां से कैलिफोर्निया आलमंड है, जी जी, जो वहाँ जो कैलिफोर्निया आलमंड्स में पता नहीं कितना % टैरिफ लगता होगा, पर वहां उनका यही वो रहता है कि आप वहां से जो यूएस प्रोडक्ट है उस पर कम टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर टैरिफ कम लगेगा, लेकिन फिर अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, जी जी जी, तो फिर जो इंडियन फार्मर, इंडियन जो आलमंड्स फार्मर होगा उनको नुकसान होगा। तो ये आपस में कंट्रीज के बीच में चलता रहता है, जिस हिसाब से जिस चीज की डिमांड होती है, जिस हिसाब से वो तब करते रहते हैं। तो ये हम आपसे एक चीज और अभी जानना चाहते हैं, आप हिमाचल गए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत रहा हूँ। तो हिमाचल और उत्तराखंड है जो, जी जी, आप थोड़ा इतना तो थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, जैसे आप हिमाचल उत्तराखंड गए तो दोनों ही पहाड़ी इलाके, जी जी, ठीक है, पहाड़ी लोग बसते हैं। हाँ जी। तो दोनों क्षेत्रों में आपको क्या थोड़ा डिफरेंशिएट लगा? डिफरेंस मतलब हिमाचल में थोड़ा ये जैसे हिमाचल की रेंज है पहाड़ों की और यहाँ की है उत्तराखंड, हाँ, वो थोड़ा ऊंचे पहाड़ है, जैसे हमारे यहाँ साइड ये हमारे जोशीमठ से, अच्छा, जो हमारे जोशीमठ ऊपर वाला रेंज, जी जी जी, वैसे पहाड़ फिर यहाँ वैसी रेंज है वहाँ, जी जी जी, वो यहाँ पर ये शिवालिक है, हाँ, वहां पर शायद हिमाचली बोलते हैं, जो बीच वाली रेंज है उसे हिमाचली बोलते हैं, जो और सबसे ऊंची जो कश्मीर से लेके वो जो एवरेस्ट वाली रेंज जो नेपाल के ऊपर से होके जाती है, वो उसको हम शायद हिमाद्री बोलते हैं। तो वहाँ यही है, थोड़ा पहाड़ थोड़ा ऊंचे हैं। बाकी जो वहाँ मेन कल्चरल डिफरेंस जो मैंने देखा, कल्चरल डिफरेंस इतना है नहीं, मतलब उनके भी जो वहाँ भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, देवी देवताओं को, जो अपने लोकल देवी देवताओं को लेकर, वो भी लगभग सिमिलर ही है। बस थोड़ा ये एडवांटेज मुझे लगता है हिमाचल के पास कि वो जो राज्य था वो थोड़ा जल्दी बन गया था। अच्छा, आई थिंक 80s में शायद डेवलप हो चुका था। नहीं, मतलब हाँ, मतलब पंजाब के उन्होंने शायद 3 अब मुझे रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मैंने बहुत पहले पढ़ा था जी, अब मुझे आइडिया नहीं है कि हाँ, तो एक एग्जैक्ट नहीं हाँ, तो ये था कि हम तो 2000 में आजाद हुए। हाँ जी, मतलब आजाद क्या, यूपी से अलग हुए, यूपी से अपना पंजाब है, अच्छा, जो अलग हुए, तो उनके पास ये एडवांटेज है कि वहाँ के लोकल नेताओं ने वो पहले हो गए अमीर, जो पहले 20 साल में जो यहाँ जो अब ये सीक्वेंस चल रहा है, जो यहाँ उत्तराखंड में जो नए, क्योंकि जब अब देखिए जो पहले क्या था, अब असेंबली में पहले उत्तराखंड की पूछ नहीं थी, शायद 12-13 सीटें रही होंगी, अच्छा, 400 450, अब वो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। जी जी याद, हाँ याद तो क्या ही आना, खैर अभी, बट मैं ये कहाँ लेके जा रहा था ये बात में, ये बात थी कि उत्तराखंड और हिमाचल में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ नहीं, जो अब पॉलिटिकल उसकी बात कर रहा था मैं, तो यहाँ जो हिमाचल में था उन्होंने कमा लिया है, और वहाँ पहले भी जो राजशाही थी उनका काफी, जो कांग्रेस के अंदर उनका भी काफी स्ट्रांग होल्ड रहा है, जो पुराने वहाँ काफी नेता काफी वो हो गए हैं, और जो यहाँ के जो नए नेता उभरे थे, पुराने नेता तो सब रिटायर हो गए, मतलब उन्होंने अब बड़े समय चले गए, तो वहाँ डेवलपमेंट ये है कि अब थोड़ा ज्यादा है,
तो वहाँ के जो लोग हैं, डेवलप मतलब किस वे में है, मतलब किस सेंस में कि उनका जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है? हाँ, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ के लोगों को शायद मनी सेंस थोड़ा ज्यादा है, जो वहाँ के पहाड़ के लोग हैं, जहाँ तक मुझे लगा। बोले तो मतलब उनको ये पता है कि किस तरीके से बिजनेस करना है, किस चीज में करना नहीं है उनको, एक टाइप बना लिया, अपने बिजनेस करने का तरीका बना लिया। अब वही एज अ ग्रुप जो गांव में जहां भी वहां उनका टूरिज्म रहता है वो हिसाब से डेवलप करते हैं। जो वहां उनका, चाहे वो उनका शॉल का हो जी, चाहे वो उनका होटल का हो, फूड का हो, चाहे वो उनके नशे का हो, तो वो पूरा उसी टॉपिक पर मैं आ रहा था जी। तो वो हिसाब से डेवलप पूरा एरिया वो। तो हिमाचल मतलब काफी, जैसे अपने लोग जानते होंगे, जो ये वीड होता है, हैश होता है जी, दोनों ही होता है, उधर की चीज है मतलब हिमाचल में पैदावार है इसकी। पैदावार तो वो प्लांट है, वो तो यहाँ भी मतलब ठंडी जगह में बताते हैं नहीं? हाँ, उसको ठंडी जगह में थोड़ा एडवांटेज रहता है। तो वहाँ पे जैसे मेन जो है टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से आते हैं, इवन फॉरेन से आते हैं जो, जी जी, वो सिर्फ इस चीज के लिए भी आते हैं शायद। हाँ, लेकिन वहाँ थोड़ा अब कुछ लोग बोलेंगे वाइब के लिए आते हैं, तो वो एक सेंस में जिस हिसाब से आप अपना टूरिज्म सेक्टर डेवलप करोगे। तो मैंने जितना सुना है कि वहां पे जैसे अभी जैसे कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में नशे वशे अगर बिक रहे हो तो वहां पे थोड़ी पुलिस आती है, नारकोटिक्स, लेकिन वहां मैंने सुना है वहां पे सब फ्री रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, चेकिंग वगैरह होती है, इसमें तो होती ही होगी। मतलब वहां पे जैसे आपको पास कोई भी आएगा बोलेगा हाँ भाई लोगे, तो ऐसा है वहां से? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन उन लोगों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि वो, अच्छा, वो आपको एक ट्रैप में फंसा सकते हैं, ट्रैप में भी फंसा सकते हैं, और वो जरूरी नहीं कि वो सही है आप। जी जी जी, मतलब आपके पैसे ले लेंगे और चीज कुछ भी दे देंगे आप। जी जी, अच्छा, और वो डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि अब इंडिया में भी अभी तो मैंने नहीं सुना, लेकिन यहाँ है कि 1-2 ओवरडोजेस के केस मैंने सुने हैं कि ओवरडोज में तो जैसे वो आपको देगा नहीं, क्योंकि अब ये जैसे ये वाले नशे हैं, अब जो आपके वीड है इसकी बात करो, ये तो फिर भी जिसको गांजा भी बोलते हैं, वीड को गांजा बोलते हैं, ये तो फिर भी ऐसा है कि इन द सेंस कि आदमी कर लेगा, पर यह है कि ओवरडोज नहीं होगा इसका। अच्छा जी, अब केमिकल, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, तो केमिकल सब्सटेंस के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों कि क्या क्या इसमें मतलब गिना जाए? इसमें तो बहुत मतलब केमिकल, तो अब ये अलग अलग उसमें, अब ये दो अलग अलग, एक साइकेडेलिक कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा। और दूसरे आ जाते हैं आपके जो ये हेरोइन, जो ये ओपियोइड कैटेगरी। तो हमने तो बहुत नाम सुना है हेरोइन का, कोकेन का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वांटिटियां चलती हैं। हाँ, ये सब ओपियोइड्स में आ जाते हैं। कोकेन भी इनके, अब ये कोकेन आ जाता है इनके बीच में। कोकेन भी एक अलग ही टाइप का, मतलब जैसे मतलब 2 पार्ट है, तो जैसे हाँ, तो ये साइकेडेलिक पार्ट हो गया, ये तो आपके नेचुरल हो गए, जैसे वीड वगैरह हो गया। हाँ, अब इसमें थोड़ा ना ये बहुत ही मर्की वाटर्स हैं, इसमें थोड़ा शफल करना थोड़ा, क्योंकि ये सारे ही वैसे देखा जाए तो सारे ये शेड्यूल 1 सब्सटेंसेस हैं, न इनके कुछ कोई यूज कर सकता है, न कोई इनको बेच सकता है, ना उगाना अलाउड है, तो है तो इलीगली इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, फेडरली शायद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब कुछ साउथ अमेरिकन नेशंस हैं, ये अपने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ ये लीगल है। हाँ, उन्होंने लीगल कर दिया। अब शायद यूएसए की भी शायद 18 या 20 स्टेट्स में लीगल हो गया। तो थाईलैंड में जब मैं गया था, वहाँ भी लीगल है। वहाँ तो वैसे स्टोर कैनबिस क्या होता है? यही सेम चीज, मतलब क्या है ये? कैनबिस आता है, ये जो भांग का पौधा है, ये सब वो जो ऐसा पत्ता सा होता है। जी जी जी, अच्छा, हाँ, वो उसमें उसी के प्रोडक्ट्स को, एक्चुअली नाम जो कैनबिस नाम था ये 1930s में, क्योंकि जो मेन जो अब ये बात आ जाती है ग्लोबल उसकी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और ये जो आप कॉन्स्पिरेसी पे लेके बात आ जाती है, ये कि जो 1930s में जब हेम्प का, जब हेम्प इसको नया मेथड करा था, इसको ना वो कर, जो ये गांजे का पौधा होता है। अच्छा, हेम्प बोलते हैं उसको। जी, जो गांजे का, जो हेम्प, जो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि कहीं कहीं जगह लीगल है उगाना, वो लीगल। हाँ। वो आप कैनबिस का जो प्लांट है, मैरिजुआना का प्लांट है, वो नहीं उगा सकते। तो ये सब एक ही फैमिली के अलग अलग प्लांट। जी, ठीक। फैमिली के जो मेल प्लांट हो गया वो हेम्प हो गया। हाँ। फीमेल प्लांट आपके कैनबिस होता है, उसमें फ्लावर बड निकलते हैं, तो वो जो आप जो ये लोग जो स्मोक वगैरह करने के लिए यूज करते हैं, ये फीमेल प्लांट को ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा। और जो हेम्प से जो लंबे पौधे निकलते हैं, उससे निकलता है हमारा फाइबर वगैरह। तो उस समय जब नया, तो
मेथड याद नहीं आ रहा है मुझे, एक मेथड नया वो हो गया था, तो उससे क्या हो गया, हेम्प का जो प्रोडक्शन था, हेम्प से जो फाइबर निकल रहा था, हाँ। जो मतलब जो भी बाय प्रोडक्ट्स है हेम्प से, तो काफी चीजें सारी मतलब नेक्स्ट $1 बिलियन प्लांट करके एक आर्टिकल छपा था 1930s में। अच्छा। और 32 33 में ही अब मिल ओनर का नाम भी भूल गया हूँ, जिन जो पेपर मिल थी बहुत बड़ी उनकी, अच्छा। तो उन्होंने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया। कैनबिस नाम, कैनबिस था प्लांट का नाम, कैनबिस हेम्प द नेक्स्ट, वो उन्होंने इसका नाम मैरिजुआना रखा। अच्छा, हाँ, तो मैरिजुआना बहुत सुना है हमने। जी जी, मैरिजुआना ही ये, अब यही उन्होंने वहां उस टाइम पे जो वहां के वो वाइट पीपल थे, हाँ। ये यूएस के, तो उनको डराने के लिए यही करा, यही दिखाने के लिए कि ये मैरिजुआना यूज करके जो वहां के ब्लैक और लैटिनो पॉपुलेशन है, अच्छा, वो मतलब क्योंकि अब है तो नशे का पदार्थ ही, नशीला पदार्थ है, बिल्कुल है। जी जी, तो वो वही है कि इसके नशे में लोग आके कि अलग अलग जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज को उनको एग्जाम दे रहे हैं, तो इसको जो वाइट पॉपुलेशन है उसको इसके खिलाफ किया गया, फिर जो वही जो पब्लिक सेंटिमेंट हो जाता है वो उसके खिलाफ किया। तो जैसे ही मैं मतलब ये वाली बात हुई अपनी नशे वाली, जी, तो इसमें एक नाम बहुत सामने आता है, मतलब कई सीरीज, पाब्लो एस्कोबार। जी जी जी, तो इस जो हमें तो नहीं पता, क्या मैंने सीरीज कुछ देखी नहीं, मुझे कुछ इस चीज का पता है, तो आप जो क्या मतलब क्या है था पाब्लो एस्कोबार, क्या चीज थी, मतलब क्या मतलब ड्रग लॉर्ड था, मतलब ये था कि वो ड्रग डीलर था। हाँ, ड्रग डीलर था नहीं, वो पूरा लॉर्ड ही था, क्योंकि वो आता मतलब उन्होंने खैर प्रोडक्शन भी बंद कर दिया होगा, पता नहीं मुझे उसका भी मैंने मतलब अलग अलग, क्योंकि अब बहुत लंबा केस चला, वो काफी। ये कब की बात होगी अंदाजन? ये 80s 90s ही की बात होगी शायद, 90s में, 2000s में। ये पाब्लो तो शायद अभी 2003 में ही मरा। ये तो आपको साहब से पूछना पड़ेगा, प्रोड्यूसर साहब भी देख के बता पाएंगे कि कब मरा। तो आप देखिए पाब्लो 1996 का मुझे एक उनका एक किस्सा याद है कि उन्होंने वो क्या था, ऐसे ही 2 मिलियन या 20 मिलियन जलाए थे जब बेटी को ठंड, इतना तो मैंने सुना है कि हाँ, तो जब ये क्योंकि अब नशे को लेके यही बात आ जाती है, अब जिस चीज की डिमांड है, अब ऐसा तो है कि मतलब अब इंडिया में भी बैन हुए 50 साल तो हो गए, 75 में हुआ था, 75 ये जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस सारे, ये उससे पहले लीगल थे जी, 85 में, हाँ जी, 40 साल हो गए शायद। इससे पहले लीगल था सब? हाँ, लीगल ही समझ लीजिए आप एक तरीके से। लीगल तो अभी भी थोड़ा बहुत, तो जैसे भांग वगैरह जो आपको जी 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 जी, अब वो देखा जाए तो वो उससे ज्यादा खतरनाक है। किससे? जो पीने वाले हैं, दारू पीने वाले नहीं, जो मतलब जैसे आप ये जो स्मोक करते हैं marijuana को, ये ज्यादा खतरनाक है। हाँ, मतलब वो दिमाग के लिए जो अब जो नशे को लेकर है, वो अब ये कहते हैं कि केमिकल कंपोनेंट दोनों के है तो THC ही। अच्छा। जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है, वही है, वही इफेक्ट करता है। अब जो ब्रेन में आता है, अब ऐसा होता है कि जैसे कोई स्मोक करता है, तो उसको जो जैसे अगर हिट लेगा, तो उसको 30 सेकंड में जो हमारे यहाँ होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर्स होते हैं। अब यही लेके साइंटिस्ट भी जो अब थोड़ा जो पागल साइंटिस्ट हो जाते हैं, जो इसको लेके जो नशे को लेके ज्यादा, वो वही लेते हैं। अगर ये हमारे कंजम्पशन के लिए था ही नहीं, तो हमारे शरीर में ऐसे रिसेप्टर्स क्यों होते हैं? लेकिन वो रिसेप्टर्स हमारे, वो हम जब रनिंग करते हैं, वही रिसेप्टर्स हमें तभी जो हमारा आफ्टर रन जो यूफोरिया मिलता है, वो उन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू मिलता है। अब फिर से मैं यही हो जाता है कि ब्रेन जो ट्रेन ऑफ थॉट है, अब किसी चीज को एक्सप्लेन करने में मेरा थोड़ा वो हो जाता है। ये भी कैनबिस का एक इफेक्ट है। अच्छा, कि अगर आप मतलब नहीं, जैसे रनिंग के बाद आपने बताया जैसे रनिंग करके हम लोग कहते हैं, क्या होता है मतलब? नहीं, जो मतलब जैसे वर्कआउट करके आपको फील होता है अच्छा, जो यूफोरिया जो डोपामिन टाइप जो हमारा जी जो समय, तो वो रिसेप्टर्स के साथ साथ वो आपका डोपामिन तो रिलीज हो ही रहा है, उसके साथ आपका सेरोटोनिन भी रिलीज हो रहा है। अच्छा, तो आपको हैप्पी जो मतलब थोड़ा अच्छा भी लगता है। अब वही कोई अगर स्मोक करेगा, अच्छा, वही उसे 30 सेकंड में वही यूफोरिया, तो सुस्त होता जाएगा। जी, अब वही है ना कि वो शॉर्ट टर्म डोपामिन, छोटे हिट आप ये फोन के थ्रू, नशे के थ्रू ले रहे हैं, तो वो आपके जो लॉन्ग टर्म में है, वो जो आपका डोपामिन का हमारा जो चलता है, वो एक जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है उसी में चलता है। अच्छा। अब जैसे अब कोई सब्सटेंस लेंगे, अब वो आपको डोपामिन स्पाइक कर रहा है, या फिर आप कोई ऐसी चीज करेंगे कि वो थ्रिलिंग है, अच्छा, तो वो आपका स्पाइक होगा यूजुअली। अब जो थ्रिल है, अब जो मैंने देखा है, जितनी दिक्कत आ रही है लोगों को, वो या तो ये आपके जो हाथ में फोन है,
ब्लैक मिरर जो आपने पकड़ रखा है अपने हाथ में, और दूसरा है सब्सटेंस अब्यूज। ब्लैक मिरर क्या मतलब हुआ? ब्लैक मिरर वो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होगी ना आपने, कि जैसे आप फोन को देखें तो एक वही था, हाँ एक ब्लैक मिरर है। तो ये एक्चुअली ये हमारी जो हमारे कांट की फिलोसफी थी ना, वो है कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं जो उनका, हाँ बोलिए कि जब जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ जी, तो कोई चीज है पहले। अब मैं कल जैसे आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो दोनों के लिए अलग अलग है, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो वो कांट की ये थी कि एक चीज होती है नॉमिना, कुछ चीज है, और एक होता है फिनोमेना। फिनोमिना वो बनता है जब मैं उसके साथ इंटरेक्ट करूंगा। अच्छा, और जो हमारी रियलिटी होती है वो इसी बीच हम डिफरेंशिएट हो जाती है। डिफरेंशिएट में यही हमारी रियलिटी है कि हम किसी चीज को वो कर रहे हैं, एज ए मिरर देख रहे हैं, तो हम जिस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ समझ गया। हाँ, तो वही अब जो आपका ये अभी हाथ में आपके काला मिरर पड़ गया। पहले आदमी क्या करता था कि दिन भर जो आप 4-6 घंटे आप अपने फोन में लगाते हैं, हाँ जी, तो या तो आप एक्चुअली एवरेज स्क्रीन टाइम तो मेरे ख्याल से 7-8 घंटे है ये अभी सभी लोगों का। हाँ, जो नहीं भी कर रहा है, जो मिनिमम भी यूज कर रहा है उसका भी 3-4 घंटे 3-4 घंटे आराम से। जी, जी हाँ जी, हाँ। तो इसको ये लेके कि अगर आप ये जो यूज कर रहे हो, तो अगर आप ये हटा दीजिए कि अगर यही 10 साल पहले तक अगर ये फोन नहीं थे लोगों के पास, तो वो 4-6 घंटे कहाँ यूटिलाइज हो रहे थे, ये तो सोशलाइजिंग में यूटिलाइज हो रहे थे। लोगों से मिले, यही साइकिल बन गई है कि अब थोड़ा मतलब फोन में हो गए। अच्छा वो सब फोन में आ गए हैं। हाँ, तो चैटिंग चुटिंग। जी, लेकिन तो फिर आदमी जो वैसा है वो तब एंटी सोशल हो गया। हमारे लिए भी थोड़ा वैसे दिक्कत हो जाती है कि हमने भी बहुत फोन चलाया अपने टाइम में। अच्छा, तो सोशल नहीं, अब मतलब लोग अब सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। हाँ, फोन में आप वही देख लीजिए कि आप किसी के साथ आप जैसे आप किसी के साथ डेट पे जाएंगे तो आप देख लीजिए डिफरेंस कि फोन में कैसी बात है। और जी हाँ, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, इंटरप्ट नहीं इंटरप्ट तो हो गया, हाँ जी, सिस्टम में थोड़ा सा खराबी आ गई थी। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी तो देखो हमारे पास एक ही कैमरा है फिलहाल। हम आने वाले टाइम में जैसे जैसा हमारा होगा तो हम थोड़ा एंगल वगैरह का भी करेंगे। तो जी हाँ, तो कहाँ बात थी हमारी फोन पे, हाँ, कि फोन में जिस तरीके से बात कर रहे हैं और मैसेज में जो बात कर रहे हैं, जैसे हम पहले आप सामने बैठ के बात करें तो एक दूसरे के हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया सामने वाले चाहे अगर कोई बिल्कुल ही एंटी वो इंटरेस्टेड जी, इंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड से भी लेके अगर कोई मतलब बहुत कम ही आदमी फेक कर सकता है। अच्छा, मैं एक चीज इमोशंस है अपने, हाँ जी, सामने बैठे हुए, तो हम फिर भी थोड़ा बहुत आदमी अगर जिसको आइडिया इमोशनल सेंस है वो ऑब्जर्व। अब फोन में वो हमारे पे जो एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी यह है कि थोड़ा बहुत लूज टॉक हम कर लेते हैं आदमी। लेकिन अब वही बात, अगर कोई लूज टॉक अगर आप मैसेज में लिख के भेजो किसी को, तो वही किसी के लिए जो आपस में आप उसमें आपका ये नहीं दिखता आप किस सेंस में किस वे में बोल रहे हो, तो वो थोड़ा मिसकम्युनिकेट जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। दूसरी चीज मैं लूंगा कम्युनिकेशन के बारे में। तो जब ये टेक्नोलॉजी जो है, हाँ, जैसे अभी हम यहाँ पे हैं जी जी, और हम यहाँ से मिला रहे हैं यूएसए में फोन, हाँ जी, तो ये क्या टेक्नोलॉजी, तो कहाँ से आई, क्या हुआ, कि मतलब मेरे ख्याल से मिली सेकंड भी नहीं लगते होंगे इस चीज में कि हम याद जाए तो फास्टर देन लाइट तो नहीं होगा। कितना लगता होगा, 3 सेकंड लगता होगा इक्वेटर में लाइट को इतने डिस्टेंस का, पता नहीं, वो तो सब छोड़े। हाँ, तो ये तो टेक्नोलॉजी जो आपकी आई है, ये तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स, जी जी, यही मेन कारण है जो हमारा इंटरनेट पूरा चल रहा है। ये हमारे यूएस ने 60-70s में पूरे ही अटलांटिक से लेके पूरा नॉर्दर्न अटलांटिक हो गया, वहां से यूरोप से लेके इंडियन ओशन में भी पूरे ही मतलब फाइबर ऑप्टिक, जो आपने बीच में देखी होंगी जब ये हाईवे डेवलप हो रहा था, तो ये फाइबर ऑप्टिक जब 5G वो हो रहा था, वो जो तारे, जी जी जी, वो सारी फाइबर ऑप्टिक्स की तारें ही हैं। वायर के मीडियम, वायर के थ्रू, ये जो क्लाउड के थ्रू, ये क्लाउड वैसे नहीं, ये सैटेलाइट ट्रांसमिशन नहीं है। सारा जो हमारा इंटरनेट चलता है ज्यादातर वायर के थ्रू ही चलता है। जो थोड़ा बहुत जो वाईफाई है, हाँ जी, वो वाला जो इंटरनेट है वो हमारा जो राउटर के थ्रू उसी इंटरनेट को थोड़ा हमारा, तो ये पता नहीं वो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करते हैं उतना तो मुझे भी खैर मैंने ध्यान तो नहीं दिया। ये जो टेक्नोलॉजी बताई आपने, ये हैक मतलब कहाँ से आई, क्या हुआ? टेक्नोलॉजी तो मतलब फोन की टेक्नोलॉजी तो थी हमारी, जो मतलब ग्रामोफोन ने जो अपना हमारा टेलीफोन डेवलप किया था वो तो था ही। लेकिन जो इंटरनेट को लेके आपका ये सवाल है, इंटरनेट को हम देखेंगे तो ये यूएस मिलिट्री ने ही डेवलप करा है, आरपा नेट ने उस टाइम पे। तो ये जी जी, अनइवन चीज तो नहीं है इंटरनेट इंटरनेट तो खैर
इनह्यूमन तो नहीं, खैर इंसानों ने ही डेवलप करा है वो तो। इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी हमने देखी है अभी तक, जो हम जितना। तो मैं एक चीज जैसे और जानना चाहूंगा, जैसे एयरक्राफ्ट की बात करें अभी हम। अच्छा, मुझे आप ये शायद आप ये फाइबर ऑप्टिक को लेके बात लेके आ रहे थे, तो मुझे ये लग रहा है कि आप ये जो रॉसवेल में क्रैश हुआ था उस टाइम के बाद को लेके, जो 47-48 के टाइम पे, जो उस टाइम पे जो क्रैश हुए थे, उस टाइम पे मानते थे लोग कि मतलब ये डोनेशन है एज अ सॉर्ट। जो अब जो रिसर्च करते हैं वो मानते हैं कि जो हमारे जो एलियन स्पेस क्राफ्ट, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब ये काफी कंट्रोल, ये भी मर्की वाटर्स हैं। रिलीजन हो गया, आपके सोशल लाइफ हो गई, और आपके ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ये थोड़ा मर्की वाटर है, इसको थोड़ा आदमी को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा जी, क्योंकि इसमें क्या है कि अब एविडेंस देखने जाएंगे तो आप ये दोनों तरफ के, दोनों तरफ बोले तो मतलब जिसको विश्वास करना, आदमी इसमें थोड़ा अपने एको चैम्बर में घुस जाता है। अच्छा, कि मानू या नहीं मानू। हाँ, अब जो मानने वाला है उसको जो ऑब्जर्व करना है वो तो उसी वे में जाएगा, उसी वे में जाएगा। अब जो नहीं जाना है उसके लिए जो फिर जो तुम्हारे पास जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो उसको इग्नोर करके वो आपने वो ही होता है इसमें। तो ज्यादातर मैंने देखा है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सबूत तो खैर अब अलग है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी 2017 में, आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस टाइम पे फ्रंट पेज में आर्टिकल निकाला था, तो उसके बाद से थोड़ा मेन स्ट्रीम हुआ है, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा अब देखते हैं। अभी तो काफी लग रहा है कि मतलब हाँ, तो मतलब मैं अभी जो इन्फॉर्मेशन, जो नई इन्फॉर्मेशन लाइट में आ रही है, उसमें भी अभी भी मैंने जितना देखा है, जितना भी मैंने मतलब, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत, क्योंकि अब क्या पॉप कल्चर में अब ये मेन स्ट्रीम हो ही गया एक तरीके से। पहले ये थोड़ा फ्रिंज था, फ्रिंज से पहले ये बिल्कुल टिन फॉइल हाइट मानते थे। थोड़ा सा इसको नॉर्मल भाषा में समझाइए दर्शकों के लिए, कि पहले क्या होता था कि ये सब आ जाती थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, कि एक मान्यता है कि हो सकता है नहीं कि कर रहे हैं लोग, लेकिन ये क्या है कि कुछ लोग मिलके अच्छा ऐसा गुड बना रखा है लोगों ने और वैसे काम करते हैं। अब लेकिन जो है कि जितनी भी मैंने अब देखी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जो मेजर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो जा ही इस तरफ रही है कि सारी की सारी सही प्रूव हो रही है। अच्छा जी, तो मतलब जैसे कई इवेंट आए हैं, मतलब हमने जैसे फुटेज देखा है कि कहीं यूएफओ जो है कि यूएफओ का सिंपल सा अनआइडेंटिफाइड परसों वो भेजा था ना, वो शायद हाँ वो खेत में था कहीं इंडिया के अंदर ही है। क्या वो रियल था वो? अब देखिए, वो एआई तो नहीं लग रहा है वीडियो, मतलब देख लीजिए उस वीडियो को एक बार फिर से। एक वीडियो ऐसी क्लिप आया था सामने, तो उसमें कोई ऐसे लाइटें चमका रही है दो अब, या तो फिर हाँ वो है कि अब किसी ने किया तो रोबोट है वो, हाँ कुछ भी है, हाँ कुछ भी है। क्योंकि देखिए अब हम ऐसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहुंच गए कि अब एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट है। अब आप देख लीजिए, फोन में ही देख लीजिए कितने 5 साल में 10 साल में कितने चेंज आ गए। एआई का जो अभी, हाँ एआई तो अभी तो जब आएगा तब तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो खैर ये जो अभी जीपीटी वगैरह हैं, ये अपना हाँ तो सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये तो ऐसे कुछ है नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से उस 90s के कोल्ड वॉर के टाइम पे जो एयरक्राफ्ट बने थे, तो कोल्ड वॉर पे जाते हैं थोड़ा। जी जी, तो कोल्ड वॉर और आपका ये जो आप रील सेंड करते हैं, हाँ थोड़ा हमारा उससे थोड़ा सा बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है आपका? देखिए हमारा फेवरेट एयरक्राफ्ट तो SR-71 ब्लैकबर्ड है। आपका कौन सा है? वैसे बेस्ट एयरक्राफ्ट देखा जाए तो B2 बॉम्बर ही है। तो B2 बॉम्बर वो जो हाँ वो जैसा अब ये जो 70s के जो ये दो क्राफ्ट, हाँ जी यही दो क्राफ्ट को लेके आप देख लीजिए कि वैसा की तरफ देख के नहीं मिला, ताकि मैं बाद में मना कर सकूं हाँ जी कि मैंने की। तो भूल चूक माफ हो, कुछ गलती हो गई वो सुधारेंगे जी। और ये डिस्क्लेमर है वीडियो के पहले डाल देना। पहले डाल दिया है, हाँ पहले डाल दिया। तो ये हो गया है। सॉरी आपको सबको, थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।